हेलो नमस्कार, मैं आर के सिंह, आपका फिजिक्स का टीचर। तो आज की क्लास में मैं आपको गुरुत्वीय बल और कैपलर्स के प्लैनेटरी मोशन पर बात करूंगा। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग गुरुत्वीय बल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में न्यूटन ने बताया था, बड़ा फेमस नियम है ये। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जो है ये फेमस है। और इसके बारे में आप लोग छोटी क्लास से ही जो है जानते हैं कि कोई भी दो मास हो, कोई भी दो द्रव्यमान हो, वो हमेशा जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं किसी बल से। ठीक है ना, कोई भी दो द्रव्यमान होंगे वो हमेशा एक दूसरे को किसी बल से आकर्षित करते हैं। इसी बल को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक, इस फोर्स का जो मान है, परिमाण है, उसे जो है न्यूटन साहब ने बताया था। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस पर सवाल जैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी बात करनी है हमें। ठीक, तो कोई भी दो पिंड हो या कोई भी दो द्रव्यमान हो, ये हमेशा एक दूसरे को इसी बल से आकर्षित करते हैं, जिसका नाम पड़ गया गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम लोग जो है न्यूटन के लॉज में पढ़ते हैं। ठीक, तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल जो है कहलाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, नियम लिख दे रहे हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये क्या है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक, दिस इज आवर टॉपिक। तो कोई भी दो द्रव्यमान एक दूसरे को जिस बल से आकर्षित करते हैं, उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। तो मान लिया कि ये दो द्रव्यमान हैं, m1 और m2, इनके मान है, इनके बीच की दूरी जो है मान लिया r के बराबर है। तो m1 ने m2 पर लगाया होगा और m2 ने m1 पर लगाया होगा। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ये बल लगाया होगा और ये बल एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट लगता है। ठीक, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी न्यूटन ने ही बताया था। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में तीन जो है लॉ पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप एफ बराबर एम ए, है ना। एक पढ़ते हो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में एक्शन और रिएक्शन का। तो उसी से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो है द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। ठीक, और ये बल का जो नेचर होता है वो आकर्षण का होता है। ठीक, तो उस बल का जो मान था, वो मान न्यूटन साहब ने बताया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, यही है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। ठीक, इतना ही बल इस पर भी लगा होगा और इतना ही बल इस पर भी लगा होगा, दोनों ने एक दूसरे पर लगाया हो। ठीक, और ये आकर्षण का बल होता है। तो m1 ने m2 को अपनी ओर खींचा होगा, मतलब कि इस दिशा में लगाया होगा, और m2 ने जो है m1 पर अपनी ओर खींचा होगा, यानी कि आगे की दिशा में लगाया होगा। आप देख सकते हो कि दोनों बल की जो दिशा है एक दूसरे के विपरीत है और दोनों बल का जो परिमाण है वो बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर के। ठीक, अब इसमें जो टर्म्स हैं वो आपको थोड़े से समझने हैं। तो m1 और m2 क्या है? ये दोनों जो हैं पिंड के द्रव्यमान हैं। ठीक, तो यहां लिख दे रहा हूं, m1 m2 आर मास ऑफ बॉडी ए एंड बी। मान लिया कि ये बॉडी ए और बी है, जिसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक, हमारे इन दोनों बॉडी ए और बी के ये क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और ये जो r है उनके बीच की दूरी है। तो r जो है डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2।
दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी हो गई है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन में है और दोनों जो है मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन में है, और ये जो जी है एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, यूनिवर्सल को हिंदी में हम बोलते हैं सार्वत्रिक। ठीक है ना, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये एक नियत वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आप समझ लें। सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो माध्यम से जो है इंडिपेंडेंट हो, माध्यम के ऊपर निर्भर न करे। ठीक है ना, कहीं पर भी आप ये दोनों मास ले जाकर के रख दो, जी का मान जो है हर जगह पर एक ही लिया जाएगा। ठीक, चाहे ये दोनों हमारे द्रव्यमान जो है हवा में रखे गए हों आर की दूरी पर, चाहे आप इनको वाटर के पानी के अंदर ले जा करके डुबा करके रख दो, आप इनफैक्ट इन्हें जो है चाहे किसी दूसरे प्लैनेट के ही ऊपर क्यों न उठा के ले जाओ। ठीक है, अगर ये दोनों द्रव्यमान m1 और m2 जो है आर की दूरी पर कहीं पर भी रख दिए जाएं तो बल इतना ही लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि ना तो उसके द्रव्यमान बदलेंगे, ना ही जो है उनके बीच की दूरी बदली जा रही है, और ना ही जी बदल रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जी के बारे में क्या लिखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि माध्यम से जो है ये इंडिपेंडेंट है, माध्यम के ऊपर जो है, मीडियम के ऊपर जो है ये निर्भर नहीं करता है। ऐसे कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक, तो ये हमारे बल का मान है, और जिसे न्यूटन साहब ने बताया था, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपल सा ये लॉ है, बिल्कुल समझ में आने वाला नियम है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, अब इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लें और फिर इसको सवालों में जो है कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका काम करेंगे। ठीक, तो चलिए, तो कुछ इसके मेन पॉइंट है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। तो सम मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु, इस फोर्स से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु की बात करेंगे जहां से भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो ये कि ये जो हमारा फोर्स का फार्मूला है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स का फार्मूला था। ठीक है ना, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास के लिए, यानी हमारे वो दोनों पिंड जो हैं बिंदु द्रव्यमान हो। ठीक, तो इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। ठीक है ना, वो हमारे जो पिंड हैं उनको पॉइंट मास हम बना लेंगे, उसके बाद जो है उनके बीच की दूरी रखी जाएगी आर। अगर मान लीजिए वो पॉइंट मास नहीं है तो पहले हमें उन्हें पॉइंट मास मानना पड़ेगा, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी पिंड को पॉइंट मास मान करके हम उसके सेंटर ऑफ मास पर रखते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आप समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी ये ए है, ठीक है ना, और एक बॉडी ये बी है। अब आपको दिख रहा है कि इसका मास कुल m1 है और इसका मास जो है कुल m2 है। ठीक, अब ये पॉइंट मास नहीं है, ये बिंदु द्रव्यमान नहीं है, इनका अपना एक शेप और साइज है। ठीक है ना, तो अगर हमें ये सूत्र लगाना है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, मतलब कि ए ने बी पर कितना बल लगाया, बी ने ए पर कितना लगाया, तो पहले हमें इन दोनों को जो है बिंदु द्रव्यमान बनाना पड़ेगा। और वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बॉडी का जो टोटल मास m1 है इसके सेंटर ऑफ मास पे रखना पड़ेगा। तो मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, तो ये जो पूरा m1 है वो इसी सेंटर ऑफ मास पर जो है पॉइंट मास बन करके माना जाएगा। तो अब ये पॉइंट मास बन गया, अब ये बॉडी नहीं रह गई, अब ये एक पॉइंट बन गया है। ठीक है, जिसका टोटल मास कहाँ पे आ गया, इसके सीएम पर आ गया। ऐसे ही इसका जो टोटल मास m है वो कहाँ आ गया होगा, इसके सीएम पर आ गया होगा। और अब ये पॉइंट मास बन गए तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, वो दूरी ये होगी। ठीक, बॉडी के बीच की दूरी नहीं लेनी है, हमें इनके सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी लेनी होगी। ठीक, तो ये दूरी अगर हमने अब मान लिया r है, तब जो ये बल लगा होगा वो बल ये लिखा जाएगा। ठीक है ना,
तो इस चीज को याद रखना है कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र हम तभी लगाएंगे जब हमारे दोनों द्रव्यमान m1 और m2 जो है कैसे हो, बिंदु द्रव्यमान हो। तो ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। दूसरे पॉइंट जो है इसका, ये आपको देखना है कि ये जो फोर्स है वो नेचर में है ना अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण होता है। ये फोर्स हमेशा आकर्षित करेगा, m1 m2 को आकर्षित करेगा और m2 m1 को आकर्षित करेगा। तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये कभी भी रिपल्सन नहीं करता, प्रतिकर्षण नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो है आकर्षण वाला ही बल होता है। तो ये आकर्षण का बल है। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो हमारा फोर्स होता है वो म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, ठीक है ना। इसे हम हिंदी में बोलेंगे म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक। पारस्परिक का मतलब क्या है वो समझ लें आप। पारस्परिक का मतलब होता है कि एक की वजह से दूसरे पर लग रहा है तो दूसरे की वजह से पहले पर भी लगेगा। ठीक, मतलब कि ये एक ऐसा बल है जो एक की वजह से दूसरे पर तो दूसरे की वजह से पहले पर। ठीक, ये बल पारस्परिक बल कहलाएगा। जब भी ऐसा हो कि किसी एक की वजह से जो कुछ भी किया जा रहा है दूसरे पर, और दूसरा भी अगर वही चीज पहले वाले पर करने लगे, तो बोला जाएगा कि वो दोनों चीजें क्या हैं, आपस में पारस्परिक है। ठीक है ना। तो ये ऐसा ही बल है कि m1 जो है m2 पर लगाता है और m2 m1 पर लगाता है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये एक म्यूचुअल फोर्स है, यानी पारस्परिक बल है। ठीक, अगला पॉइंट जो इसका मेन पॉइंट है वो ये है कि ये जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है। ठीक है ना। तो ये सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स हिंदी में से बोलेंगे केंद्रीय बल। ये एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है वो भी आप थोड़ा सा समझ लें। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है कि हमारे दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा, हमारे इन दोनों बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो लाइन है, उसी लाइन पर ही ये बल लगेगा। अगर कोई एक ऐसा बल, अगर ऐसा बल है जो बॉडी के सेंटर से पास होने वाली लाइन पर लगता है, ठीक है ना, सेंटर से पास होने वाली कोई भी एक लाइन अगर हम बनाए और उसी लाइन पर ही ये बल अगर हमारा लगे, तो ऐसे बल को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल। तो ये ऐसा ही फोर्स है जो इन दोनों बॉडीज के सेंटर से पास होने वाली लाइन पर लगेगा। ठीक, जैसा कि इस चित्र में अगर हमें दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। आकर्षण का है तो ये वाले ने इसको अपनी ओर खींचा होगा और ये वाले ने इसको अपनी ओर खींचा होगा और इसी लाइन पर ये लगा। ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन हमने दिखा दिया इनके ऊपर लगने वाले बल का। तो इसी लाइन पर लग रहा है जो कि इनके सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, सेंट्रल फोर्स का नाम दिया गया। अगला पॉइंट जो इसका मेन है वो ये है कि ये न्यूटन के ही, ध्यान दीजिएगा कि ये भी न्यूटन का ही फार्मूला है और ये जो है बल न्यूटन का ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है उसको भी फॉलो करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे नियम को ये फॉलो करता है, जिसे हम एक्शन और रिएक्शन का लॉ बोलते हैं। ठीक है ना। आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो एक्शन ऑब्लिक रिएक्शन लॉ भी नाम दिया गया। तो ये उसका पालन करता है। ठीक, एक्शन रिएक्शन। तीसरे नियम में न्यूटन साहब ने बताया था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी भी बॉडी पर अगर कोई एक्शन करोगे तो उसी के ही बराबर जो है अमाउंट का आपके बॉडी पर जो है एक रिएक्शन मिलने लगता है, जिसे हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, ये उसका पालन करता है।
तो क्रिया और प्रतिक्रिया को पालन करता है, इसका मतलब कि जितना इस पर लगेगा उतना ही उस पर लगेगा और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस पर अगर आगे लगा तो इस पर पीछे लगा, वो आपको चित्र में दिख रहा है और परिमाण बराबर होगा, कितना होगा ये सबसे ऊपर लिखा है Gm1m2/r²। ठीक, तो आपको इस चित्र में दिख रहा है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का पालन कर रहा है। ठीक, तो ये आ गया। और अगला जो इसका मुख्य बिंदु है वो ये है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये जो बल है, ये बल माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता, मीडियम के ऊपर ये निर्भर नहीं करता, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। कहने का मतलब ये कि इन दोनों पिंड को, दोनों द्रव्यमान को हम किसी भी माध्यम में रख दें, ठीक है ना, चाहे हवा में रखें, चाहे पानी के अंदर रखें, या किसी भी लिक्विड के अंदर इसको उठा करके रख दें, या किसी दूसरे प्लेनेट पर ही क्यों ना हम इनको उठा करके ले जा करके रख दें, बल इनके बीच में हमेशा इतना ही लगेगा, बशर्ते इनके बीच की दूरी r वही रहे। तो ये माध्यम से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट में आप इसे लिख लेंगे, फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। इसका हिंदी वर्जन है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम कुछ भी हो बल उतना ही लगेगा, पर निर्भर नहीं करता। ठीक, क्यों निर्भर नहीं करता उसको भी आप चाहो तो यहीं से समझ लो। फोर्स का मान क्या था, Gm1m2/r² था। अब आप माध्यम कोई सा भी ले लो, चाहे हम इन दोनों पिंड m1 और m2 को हवा में रखें, चाहे पानी के अंदर रखें, इनके द्रव्यमान तो वही रहेंगे, ठीक है ना। 1 किलोग्राम की वस्तु चाहे हवा में रखी जाए, चाहे पानी के अंदर रखी जाए, उस वस्तु का द्रव्यमान तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, है ना। मास जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है, ये माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता। दूरी भी जो है क्या नियत रहेगी, ठीक है, माध्यम के बदलने से दूरी भी नहीं बदलेगी। और ये जी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑलरेडी जो है कैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो जी जो है सार्वत्रिक नियतांक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी माध्यम से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक, यानी कि इसमें जो भी है सब माध्यम से परे हैं, माध्यम से इंडिपेंडेंट है। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स जो है माध्यम से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा, इस जी का मान जो है न्यूटन साहब ने लेबोरेटरी में कैलकुलेट भी किया है ना। इस यूनिवर्सल कांस्टेंट का जो मान होता है, हालांकि आप लोगों को सवालों में दिया जाएगा, लेकिन इसे आप याद रखिए, इसका मान जो है 6.67 10⁻⁻11 के बराबर होता है। ठीक, इसकी अगर यूनिट लिखनी हो तो इसकी यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहीं से हम इसकी यूनिट बना सकते हैं। ये जी के इधर वाले सारे टर्म इधर उठा ले आओ तो r² फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों मास का प्रोडक्ट नीचे आएगा। तो फोर्स न्यूटन है और डिस्टेंस मीटर है और मास किलोग्राम है, तो ये इसकी क्या बन गई, एसआई यूनिट बन गई है। बढ़िया, तो ये जी का मान हो गया है। ठीक, तो ये हमारे इसके कुछ जो है क्या है, मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। अब इस फोर्स से आपका परिचय हो गया है कि ये कैसा फोर्स है, किस प्रकार से ये लगता है, ठीक है ना। तो डायरेक्शंस इसकी कैसे हम लोग निकालेंगे, तो अब इन्हीं पर बेस्ड जो है कुछ छोटे छोटे सवाल हम लोग करेंगे। तो आइए एक सवाल करते हैं। सवाल हमारा ये है कि a point mass m0 is divided in two part, दो टुकड़ों में हमने इसको तोड़ दिया। हमारे पास सवाल में दिया गया है कि एक पॉइंट मास है m0 के बराबर, ठीक, एक बिंदु द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान m0 है, उसे दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया, तोड़ दिया, सच दैट force between them is maximum। एक कंडीशन लगी है
इस प्रकार से हमने जो है उसको 2 पार्ट में विभक्त किया है कि उन दोनों पार्ट के बीच में लगने वाला जो बल है वो अधिकतम हो जाए। किसी दिए गए द्रव्यमान को हम कई सारे अलग-अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ एक खास प्रकार से इसकी ब्रेकिंग की गई है कि उन दोनों टुकड़ों के बीच में लगने वाला गुरुत्वीय बल, ठीक है ना? तो सच दैट फोर्स, यानी यहाँ लिख लो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना? कौन से बल की बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो वो बल जो है अधिकतम हो जाए, ठीक? तो फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, देन फाइंड। अगर ऐसा है तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ बोथ पार्ट, दोनों टुकड़ों का मान क्या होगा। मतलब किन दो टुकड़ों में हमने इसको तोड़ा है, यही आपको बताना है। कंडीशन लगी है कि उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अधिकतम हो जाए, ठीक? तो बड़ा ही सुंदर सा आसान सा सवाल है ये, ठीक? तो इसको किया जा सकता है। तो आइए जो जो बोला है वो करते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भी जो है आपको पता होने चाहिए, तो उन सबको लगा करके इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आपको दिया गया है कि एक मास m नॉट था, इसे 2 टुकड़ों में हमने तोड़ा। हमें नहीं पता कि वो टुकड़े कौन कौन से हैं, तो मानना पड़ेगा। मान लिया कि एक टुकड़ा जो है स्मॉल m है, नहीं पता कितना है, ठीक है ना? यही निकालना है हमें। तो अब अगर हमने एक टुकड़ा स्मॉल m मान लिया, तो बाकी जो बचा होगा वो दूसरा टुकड़ा हो गया होगा। तो बचा हुआ कितना हो गया? पूरे में से m को घटा दीजिए, तो m नॉट में से m को घटा देंगे, तो ये बचा हुआ दूसरा वाला टुकड़ा हो गया। तो अब एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, जिसमें ये m हमें निकालना है। अगर यही निकल जाए तो ये वाला भी निकल जाएगा, इन दोनों टुकड़ों के मान प्राप्त हो जाएंगे। और इसे प्राप्त करने के लिए कंडीशन दी गई है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है अधिकतम होना चाहिए। तो आइए इन दोनों टुकड़ों को हम किसी दूरी पर रख देते हैं। r की दूरी पर हमने इन दोनों को रख दिया, दोनों टुकड़ों को। अब r की दूरी पर अगर हम इस m नॉट को इन 2 टुकड़ों में तोड़ करके हमने r की एक दूरी पर रख दिया, r गिवन है, ठीक है ना? r कांस्टेंट है, ठीक? तो r की दूरी पर हमने रख दिया, तो इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण वाला बल लगने लगा होगा। और वो बल न्यूटन के नियम से हम लोग लिखेंगे। और वो नियम आप बचपन से ही पढ़ करके आए हो, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर करते हैं। तो आइए वो फोर्स जो है मिल गया, G m1 m2 यानी m इंटू एम नॉट माइनस m अपॉन m स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो ये इनके बीच में लगने वाला बल है ना? अब ये बल जो है अधिकतम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा फोर्स है वो m का फंक्शन है। दिस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ m, क्योंकि ये m वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। g कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, m नॉट कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? m, जिसे हमने माना है ना? यही जो है वेरिएबल है, यही तो हमें निकालना है, ठीक है ना? तो ये हमारा जो बल है वो इसी स्मॉल m का क्या बना रहा है? फंक्शन बना रहा है। अब इसे अधिकतम करने के लिए अब हम लोग थोड़ी सी इसमें मैथ लगाते हैं। मैथ में हम लोग पढ़ करके आए हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स में लगा दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए इन जनरल कोई एक फंक्शन y बराबर fx हो, तो फॉर y मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए हमें इस y के अधिकतम या न्यूनतम मान को ज्ञात करने के लिए जो है इसका डिफरेंशिएशन, इसका फंक्शन है उसके सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा, और करके 0 करते हैं। ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक? जिसका इस्तेमाल इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये हम जानते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ लिख दिया, हम जानते हैं कि ऐसा करना पड़ता है, ठीक है ना? अब क्यों ऐसा करते हैं वो अलग बात है।
है ना? अगर मैं वो अभी आपको बताने लगूंगा तो हमारा जो ये मेन काम है वो रुक जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए आपको इतना समझना है कि हम किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हमेशा, इसको याद कर लो, हमेशा उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर कर देंगे, ठीक? और सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब ये हम जानते हैं, इसका इस्तेमाल इस सवाल में करते हैं। तो हमारा सवाल क्या था? एफ की वैल्यू कितनी आई थी? जी एम इंटू एम नॉट माइनस एम अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा बल था उन दोनों टुकड़ों के बीच में लगने वाला जो था। इसी बल को अधिकतम करना है, तो फॉर एफ मैक्स, इस बल का अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए इसी का डिफरेंशिएशन करके 0 कर दो, जैसे यहां पर लिखा है मैंने, ठीक? तो डी एफ बाई डी एम का फंक्शन है, तो एम के सापेक्ष एफ को डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है? और डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तभी आप ये सवाल आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो फिर ये सवाल आपके लिए यहीं पर रुक गया। तो आई थिंक आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म जो होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये g और ये आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो g बाई आर स्क्वायर बाहर हो गया और d बाई डी एम ऑफ m इंटू एम नॉट माइनस एम बनेगा अंदर, और बराबर क्या करना है? 0। अब ये g बाई आर स्क्वायर जो है 0 में चला गया, तो ये हमारा जो इक्वेशन बना d बाई डी एम, इस m को अंदर ले जाइए तो m इंटू एम नॉट माइनस एम स्क्वायर बनेगा, बराबर 0 हो गया। इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इसको अलग से करना है, तो चलिए जब इसको करेंगे तो ये एम नॉट कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और dm बाई डी एम 1 हो जाएगा, तो केवल एम नॉट बचेगा माइनस एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एम होता है। आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एम होगा, बराबर 0 आ गया। यहां से जो है हमें m का मान प्राप्त हो गया, एम नॉट बाई 2 के बराबर आ गया। यही हमारा आंसर है। एक टुकड़ा मिल गया, कितना आया? एम नॉट बाई 2। दूसरा टुकड़ा भी कितना रहा होगा? एम नॉट बाई 2। एम नॉट के 2 टुकड़े किए गए, जिसका एक टुकड़ा एम नॉट बाई 2, तो दूसरा वाला जो बचा हुआ टुकड़ा होगा वो भी एम नॉट बाई 2 ही हुआ। इसका मतलब ये निकल करके आया कि किसी दिए गए मास को अगर मैं 2 बराबर भाग में विभक्त करूं, बराबर, अब उनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा। याद रखिएगा कि अगर मान लो 10 किलोग्राम का एक पिंड हो, तो उसको 5-5 किलोग्राम के 2 टुकड़े में अगर तोड़ेंगे, तब इन टुकड़ों के बीच में लगने वाला बल मैक्सिमम होगा। इसके अलावा जो हमारा टुकड़ा अगर दूसरा कोई बनाएंगे तो बल जो है इससे कम ही आएगा। तो ऐसे ही केस में जो है हमें अधिकतम बल मिलेगा, ठीक? तो उन टुकड़ों के मास का जो रेशियो है 1:1, m/2 के 2 टुकड़े आपको मिलेंगे, यानी कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ बोथ पार्ट इज 1:1, यानी बराबर मास में विभक्त करेंगे तब जो है फोर्स अधिकतम मिलेगा, ठीक? तो ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसका रिजल्ट आप इसे याद रखिएगा, ठीक है? और ऐसे ही कुछ और सवाल चलिए देखते हैं। चलिए अगला सवाल, जैसे मैंने ये ले लिया कि जो है ये हमने ले लिया स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है, जिसकी साइड लेंथ जो है a के बराबर है, ठीक? एक मास हमने यहाँ पर रख दिया, सब पॉइंट मास हैं इस कॉर्नर पर। दूसरा पॉइंट मास हमने यहाँ पर रख दिया इस कॉर्नर पर। तीसरा पॉइंट मास हमने यहाँ पर रख दिया इस कॉर्नर पर, और चौथा पॉइंट मास मैंने यहाँ रख दिया इस कॉर्नर पर। चलिए इनके नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी। कॉर्नर के नाम है ए बी सी डी। कितने मास हैं? 4। चारों बराबर हैं, पॉइंट मास हैं, स्क्वायर के चारों कोनों पर रखे गए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स ऑन मास एट सी, ठीक?
सी वाले कॉर्नर पर जो हमारा मास रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा यही आपको बताना है। तो चलिए, ये वाला मास सी पर है, इसी पर लगने वाला बल हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो बल किसकी वजह से होगा। तो बाकी के जो 3 द्रव्यमान ये पड़े हुए हैं ये लगा रहे होंगे। एक तो ये वाले ने लगाया होगा, दूसरा ये ने लगाया होगा और तीसरा इसने लगाया होगा। न्यूटन साहब ने कहा था, है ना, कि कहीं पर कोई भी 2 मास होंगे तो वो एक दूसरे पर बल लगा रहे हों। तो हमें इसके ऊपर लगने वाला बल चाहिए, तो इसके ऊपर एक तो इसने लगाया होगा, दूसरा इसने लगाया होगा और तीसरा इसने लगाया होगा। और उस बल के बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। कितना होता है G m1m2/r²। दोनों मास को मिलाने वाली लाइन पर लगेगा, सेंट्रल फोर्स होता है और नेचर में कैसा होता है, अट्रैक्शन का। तो आइए देखते हैं, इस बी वाले ने जो है मिलाने वाली लाइन ये होगी, इसी लाइन पर अपनी ओर खींचा होगा। इस बी वाले ने इस सी वाले को नीचे की ओर फोर्स लगा करके खींचा होगा, अट्रैक्ट कर रहा है। मान लिया किसी फोर्स एफ से खींच रहा है, तो इस एफ का मान न्यूटन ने जो फार्मूला बताया है उससे लिख लेंगे, G m1m2/r²। तो m1m2 m इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया अपॉन आर की वैल्यू ए है, तो ये ए स्क्वायर हो गया इस दिशा में। ऐसे ही इस वाले ने भी जो है इसको अपनी ओर खींचा होगा मिलाने वाली लाइन के अलोंग। तो ये लाइन है, इस लाइन के अलोंग डी वाले मास ने भी जो है इसको खींचा होगा। और आप ध्यान से देखो तो इसकी वजह से भी इस पर जो फोर्स होगा इतना ही आएगा, क्योंकि दूरी वही ए है और दोनों द्रव्यमान वही वही हैं। तो जो बल का मान होगा इतना ही आएगा, यानी इतना ही बल एफ के बराबर डी ने लगाया इस पर। और तीसरा बल इस वाले ने लगाया होगा, और इस वाले ने, दोनों को मिलाने वाली लाइन ये बनेगी। हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान को मिलाने वाली लाइन पर ही ये बल लगेगा, सेंट्रल फोर्स होने की वजह से। तो सी वाले के ऊपर ए वाले की वजह से इस लाइन के अलोंग बल लगेगा और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इसने भी इसको अट्रैक्ट किया होगा कुछ इधर की ओर। लेकिन अब ये बल बदल जाएगा, एफ के बराबर नहीं होगा, कुछ नया बल लगेगा, क्योंकि इसके और इसके बीच की दूरी जो है ए के बराबर नहीं है, अलग है। तो इसलिए ये बल अलग आएगा। मान लिया एफ डैश आ गया, जिसका मान जो है उसी फार्मूले से लिखोगे, G m1m2, दोनों के द्रव्यमान m के बराबर हैं, तो m स्क्वायर डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी। अब ये दूरी जो है आप पाइथागोरस से लिख सकते हो। ये हमारे इस स्क्वायर का क्या है, डायगोनल है, ठीक है ना। तो ये दूरी जो होगी a√2 के बराबर होगी। पाइथागोरस लगाओगे तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट लेना है, तो a√2 आ गया। तो इस दूरी का स्क्वायर करना है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ट्वाइस a स्क्वायर बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 बन गया। तो ये बेसिकली 3 फोर्स लगे इस पर। अब इन तीनों का जो परिणामी होगा, अब थोड़ा सा इसमें वेक्टर आ गया है। इस सवाल में न्यूटन के लॉज की हेल्प से हमने ये सब चीजें बनाई। अब हमें इनका नेट फोर्स देखना है ना। हमें पूछा गया है फोर्स ऑन मास एट सी, यानी कि इस सी पर कुल कितना बल लगा। वैसे तो ये 3 अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, लेकिन हमें कुल बल चाहिए, तो इन तीनों का परिणामी देखना होगा, रिजल्टेंट देखना होगा, वेक्टर समेशन देखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला बल और ये वाला बल लंबवत है। और आपको याद होगा, वेक्टर में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 2 बल अगर लंबवत होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर एक सदिश इधर हो और एक सदिश इधर हो, सदिश a और सदिश b, इनके बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो, तो इन दोनों का जो परिणामी होता है इनके बीच में से जाता है और उसका मान जो लिखते हो √a² प्लस b स्क्वायर के बराबर लिखते हो, ठीक है ना। ये वेक्टर का समेशन का रूल है। और अगर दोनों का परिमाण बराबर हो तो एग्जैक्टली मिडिल में से जाता है।
तो 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। लेकिन अगर ये और ये बराबर नहीं होंगे तब ये मिडिल में से नहीं जाएगा, जो ज़्यादा है उसके पास में से होकर के जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखें अगर तो ये वाला और ये वाला बराबर परिमाण के हैं और दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा, मतलब एफ डैश की दिशा में से जाएगा। तो एफ डैश की दिशा में से अगर जाएगा तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करेंगे तो ये एफ रूट 2 बन करके आएगा। अब आप देखें ये एफ डैश और ये एफ रूट 2 दोनों एक ही दिशा में आ गए, तो ये एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ जाएगा। तो तीनों का जो परिणामी बना वो अब हम लोग लिख सकते हैं और वो आएगा नेट फोर्स कहलाएगा, जिसका मान एफ रूट 2 प्लस एफ डैश आ रहा है। इसका योग हो जाएगा। अब ये मान जो आप निकाले हो यहाँ डाल दो, तो आंसर जो बनेगा वो आएगा जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर जो है रूट 2 प्लस ये 1/2 मिलेगा। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय बल आपने पढ़ लिया। सवाल मैंने एक ये कराया, इसे हम सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स या फोर्सेज को आप ऐड करते हो तो इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के द्वारा इनका वेक्टर सम करने पर फाइनल आंसर जो आया वो नेट बल का सी के ऊपर इतना आया। ऐसे ही किसी के भी ऊपर पूछ सकता है, डी के ऊपर पूछे कितना बल, तो जैसे इस पर निकाला ऐसे ही डी पर भी हम लोग निकालेंगे। ऐसे ही पूछ ले बी पर कितना, ए पर कितना, तो सब पर जो है हम लोग ये काम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक, एक और सवाल करते हैं। मान लीजिए कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, साइड लेंथ ए के बराबर है, इसके 3 कोने हैं ए बी सी, ठीक है। इन तीनों कोनों पर जो मास है वो है, चलिए एम, इस पर भी एम ले लो, इस पर भी एम ले लो, तीनों बराबर ले लिया। और अच्छा सवाल करना हो तो तीनों मास आप द्रव्यमान अलग अलग भी ले सकते हो, ठीक है ना। बट आप लोग जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। एलटी ग्रेड वगैरह में जो है बड़े आसान आसान से सवाल आते हैं, तो सवाल को बहुत कठिन बना करके हमें नहीं सीखना है। आसान आसान सवालों पर जो है, बेसिक बेसिक सवालों पर जो है प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए हम अलग अलग द्रव्यमान ना लेकर के जो है तीनों कोनों पर जो है बराबर द्रव्यमान रख करके काम कर रहे हैं। तो पूछा जाएगा तीनों द्रव्यमान सिमेट्री में है, एक जैसे लग रहे हैं, जितना बल इस पर लगेगा उतना ही इस पर, उतना ही उस पर लगेगा, ठीक है ना। सिमेट्री से भी हम कह सकते हैं कि जितना भी बल ए पर लगा होगा उतना ही बी पर लगा होगा, उतना ही सी पर। ऐसे ही इस सवाल में भी हमने बराबर द्रव्यमान चारों कोनों पर रखा था, तो ये चारों द्रव्यमान क्या है, बराबर हैं, सिमेट्री में है। जितना बल सी पर लगा ये, इतना ही बल बी वाले पर भी लगा होगा, इतना ही ए वाले पर भी लगा होगा, इतना ही डी वालों पर भी लगा होगा, ठीक। सिमेट्रिकली किसी एक पर निकाल करके हम बोल देंगे उतना ही बाकियों पर भी लगा होगा। ऐसे इस सवाल में भी जितना किसी एक पर लगेगा उतना ही बाकी दो पर भी लगेगा। तो चलिए किसी एक पर निकाल लेते हैं, सी पर चलिए निकालते हैं। तो सवाल है फाइंड फोर्स ऑन सी। इस कोने पर जो द्रव्यमान रखा है उस पर लगने वाला बल वो आपसे पूछ रहा है, ठीक, इस वाले पर। तो पहले देख लीजिए कि इस वाले पर कौन कौन लगाएंगे। तो एक तो ये ए वाले ने लगाया होगा, इस द्रव्यमान ने लगाया होगा, और दूसरा इस वाले ने लगाया होगा। मतलब कि इस पर दो बल लग रहे हैं, एक इसकी वजह से और दूसरा इसकी वजह से, ठीक। तो दोनों बल निकाल करके इनका हम वेक्टर समेशन कर लेंगे, वही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। तो बताइए ए वाले की वजह से इस पर जो बल लगेगा इसी लाइन के अलोंग इधर की ओर लगेगा, अट्रैक्ट कर रहा है ना, आकर्षण का बल है। मान लिया ये बल F के बराबर है, तो इसका मान कितना होगा, फार्मूला है G m1m2/r², ठीक है ना। तो G m1m2 करेंगे तो m स्क्वायर और r की वैल्यू a है तो a स्क्वायर हो गया।
ऐसे ही इस वाले ने जो है इधर की ओर लगाया होगा, वही दूरी, वही द्रव्यमान, तो वही बल ये भी रहा होगा। F के ही बराबर इतना ही मान इसका भी रहा होगा। अब इसके ऊपर एक नहीं ये 2 बल लग रहे हैं, बराबर परिमाण के लग रहे हैं F और F का, जिनके बीच का कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों अंदर वाले कोण क्या होंगे? 60-60 डिग्री 60-60 डिग्री के होंगे। बढ़िया, ठीक है। अब ये 60 डिग्री के बीच के कोण पर दोनों बल लग रहे हैं, तो हम वेक्टर के मेथड से इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, तो वो इनके बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा नीचे की तरफ, तो यही हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। अब इस नेट फोर्स का मान जो है आप निकालेंगे सदिश के नियम से, पैरेललोग्राम रूल आप पढ़ते हैं ना, तो उसको लगा करके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, तो वो लगाते हैं, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू एफ स्क्वायर इंटू कॉस एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। और सॉल्व करते हैं इसको, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा f रूट 3। आप कमांड रख दीजिए, तो आंसर आ गया रूट 3 gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इतना बल लगा इस सी वाले पर, और बिल्कुल डाउनवर्ड की दिशा में इसके सेंटर से पास होते हुए जाएगा, इस त्रिभुज के सेंटर से पास होगा ये बल, तो नीचे की तरफ लगा। इतना ही बल इस पर भी लगा होगा सिमेट्री की वजह से, है ना, इधर लगा होगा सेंटर से पास होते हुए, इतना ही बल इसकी वजह से लगा होगा, ठीक, इधर की ओर। तो खैर किसी एक पर पूछा गया था, तो वो हमने ये लिख लिया, रूट 3gm स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, तो आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लियरिटी हो जानी चाहिए इन 2-3 सवालों से, कि पहली बात तो हमने जो आपको बताया वो ये कि न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है क्या, ठीक है ना, तो वो नियम मैंने आपको बताया कि ये न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। तो फोर्स का फार्मूला ये है, और ये मेन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, और इस पर बेस्ड सवाल कैसे कैसे हो सकते हैं। तो उनमें से एक सवाल तो जैसे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसका रिजल्ट आपको याद ही रखना था, ठीक है ना, जिसका मास बराबर भाग में डिवाइड किया गया था, ठीक। और एक जैसे सुपरपोजिशन पर बताया, ऐसे ही ये भी सुपरपोजिशन पर ही बेस्ड सवाल है। ऐसे ही जो है सवाल आपके सामने आएंगे, जिसमें आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में मुझे आप लोगों को जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करनी है, और केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर बात करनी है, जहां से सवाल खूब ढेर सारे जो है एलटी ग्रेड वगैरह के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स आई थिंक समझा दिया होगा, बता दिया होगा, उससे रिलेटेड सवाल की प्रैक्टिस जो है जब तक आप खुद से नहीं करोगे बनेंगे नहीं, वो करिएगा। अगली क्लास में जो है जस्ट इसके बाद यानी कल जो है मेरी क्लास जो होगी, इसमें इसी के आगे मैं कंटिन्यू करूंगा, जिसमें प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे। प्लैनेट्स का मोशन जो है कैसे होता है उनकी बात करेंगे, उसके ऊपर केपलर साहब ने जो है कुछ नियम्स बताए हैं, उन नियमों को समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग केपलर्स प्लैनेटरी लॉज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग and watching. Again, thank you very much.